काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अभी हम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको देखना स्टार्ट कर दिए हैं, और कॉन्टिनेंट्स में भी हमने कौन सा कॉन्टिनेंट देख लिया है, तो जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसको हमने देख लिया है। आज हमें क्या देखना है, तो आज हम पहले तो यूरोप कॉन्टिनेंट देखेंगे, और अगर टाइम रहा तो हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी देखते चलेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि हम हर वीडियो में आपको लगभग बताते चलते हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, या ये कहें कि हमारी पृथ्वी पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और वो 7 कॉन्टिनेंट कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम एशिया देखेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, फिर चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या फिर जनसंख्या की दृष्टि से। और हमारा जो भारत देश है वो इसी एशिया का हिस्सा है। तो ये तो रही एक दूसरी बात। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है यूरोप नहीं, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, जबकि चौथा है साउथ अमेरिका, पांचवा आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा अंटार्कटिका, जबकि जो छठा है वो मिलेगा आपको यूरोप, और सातवां आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल हमने 7 कॉन्टिनेंट्स देख लिए। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये जिस तरह से हम नंबरिंग कर रहे हैं ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो किसके पास है, तो वो एशिया महाद्वीप का है, जबकि दूसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पे आपको मिलेगा जो है जो अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पे आपको मिलेगा साउथ अमेरिका महाद्वीप, पांचवें पे आपको मिलेगा अंटार्कटिका, छठे पे मिल जाएगा मतलब कि यूरोप, और सातवें में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पढ़ना है आज अपना यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसको। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ छोटी सी बातें हैं जो जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कंट्रीज़ इसमें कितनी हैं। तो जो टोटल कंट्रीज़ हैं यूरोप में, देख लीजिए एक छोटा सा देश है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है। और आप देखेंगे जब भी कोई रैंकिंग आती है, फिर चाहे वो पीस को लेकर के हो, फ्रीडम को लेकर के हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ जो है टॉप पे दिखेंगी, तो ये यहाँ पे 3 कंट्रीज़ मिल जाती हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और यहाँ से है आइसलैंड। तो जब भी आप देखेंगे ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो भी रैंकिंग आती है उसमें यही लोग टॉप पे रहते हैं। तो यूरोप में टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट्स में टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो हैं 44, यानी कि 44 जो है देश इसमें हैं। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, तो यानी कि अगर हम एरिया के हिसाब से देखेंगे तो ये कौन से नंबर पे आता है, तो एरिया के हिसाब से ये हमने अभी ही देखा 6th पोजीशन पे आता है। केवल ऑस्ट्रेलिया ही इससे छोटा। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम छोड़ दें तो सबसे छोटा जो है वो यही है, यानी कि सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ यूरोप कॉन्टिनेंट। और आगे हम देखते हैं कि अगर हम देखें, मतलब कि ये हमने देख लिया केवल ये ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे मतलब निवास करती है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है ये हो जाएगा 3rd पोजीशन। यानी कि एरिया के हिसाब से ये कौन से पोजीशन पे है, तो एरिया के हिसाब से ये आपको 6th पोजीशन पे मिलेगा, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से 3rd पोजीशन पे मिलेगा। तो इससे ज़्यादा जो मतलब कि जो इससे ज़्यादा जनसंख्या वाले कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन से हैं, तो सबसे पहले तो एशिया ही आ जाएगा, क्योंकि जो है एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली 2 कंट्रीज़ निवास करती हैं, जैसे अपना प्यारा भारत देश और दूसरा आपको मिल जाएगा चाइना। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं और एशिया में ही निवास करती हैं। तो एशिया की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। 2nd पोजीशन पे आपको मिल जाएगा अफ्रीका। तो आप इन दोनों को देखिए कि जो अफ्रीका और एशिया है ये जनसंख्या के हिसाब से और साथ में क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों में ही 1st और 2nd रैंक होल्ड किए हुए हैं। तीसरे नंबर पे फिर आपको जनसंख्या के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट मिलेगा, तो यूरोप। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखिए इतना छोटू सा है और इतनी सारी जनसंख्या निवास यहाँ करती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि विकसित कंट्रीज़ हैं यहाँ पे हैं, इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन ठीक ठाक है। पॉपुलेशन दैट मीन्स लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। तो ये तो रहा एक ओवरव्यू यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यूरोप कॉन्टिनेंट के मतलब सबसे पहले तो यही देख लिया है हम लोग कि इसकी ये पूरा वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में इसको देखना ज़रूरी था कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट। आज हमें यही पढ़ना है। और हमें पढ़ना क्या एग्जैक्टली, तो हमें लूसेंट में जो कुछ भी चीज़ें दी हुई हैं उसको पढ़ लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बता देते हैं, क्या पता इनके बारे में कुछ पूछ ले।
तो ये मैंने मैप लगा दिया हुआ है। ये सब मैप आपको लूसेंट की बुक में नहीं मिलेगा। यही एक फ़ायदा होता है किसी के द्वारा अगर आप कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो उसका ये सारा फ़ायदा मिल जाता है हमें। तो सबसे पहले तो वही देख लेते हैं जो हमेशा रैंकिंग में टॉप पे आती थी, वो कंट्रीज़ कहाँ पे हैं। तो आप ये देखेंगे, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है नॉर्वे, नॉर्वे। और इसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा स्वीडन, स्वीडन। और आपने पढ़ा है, हमने मतलब बताया था कि जो नॉर्वे है इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो ये यहीं पे है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये आर्कटिक है। तो ये जो है काफ़ी ठंडा स्थान पड़ जाता है, क्योंकि आर्कटिक पूरी के पूरी तरह से ये कहें कि बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये सारे जो प्रदेश हैं, या ये कहें कि ये सारे जो देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे देश हैं। और तीसरा यहाँ देखिए ये है फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और जो आइसलैंड की बात कर रहे थे वो यहाँ उसकी लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ है नॉर्थ सी। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछी जा सकती है वो है हमारी कि जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो बाल्टिक कंट्रीज़ अक्सर पूछी जाती हैं। यहाँ पे है बाल्टिक सागर, और इससे जो भी बाउंड्रीज़ लगा रही हैं कंट्रीज़ उन्हीं को हम बाल्टिक कंट्री कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें सबसे पहले आता है एस्टोनिया, इसमें थोड़ा कम दिख रहा है मैप में। और ये है हमारा लाटविया, लाटविया। और तीसरा है लिथुआनिया, लिथुआनिया। तो ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कौन सी कंट्री कहते हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं। तो हाल ही में अभी बेलारूस के बारे में आपने देखा होगा कि जो बेलारूस है वो SCO का 10वां मेंबर बन गया। तो ये है बेलारूस, और ये SCO का भी 10th मेंबर बन चुका है। और चूँकि अभी हाल ही में पूछा दैट मीन्स अभी हाल की ही घटना घटी है, तो मे भी पूछ ले, क्या पता कि जो बेलारूस है उसकी जो सीमा है वो किन से साझा होती है, तो हमें देख लेना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ इनकी सीमा लाटविया से लग रही है, लिथुआनिया से लग रही है, पोलैंड से भी लग रही है। पोलैंड भी अभी चर्चा में है। और साथ में ये अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन, तो इनके साथ इनकी सीमा लग रही है। और यूक्रेन तो 2-3 साल से ही चर्चा में है क्योंकि वहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो ये है यूक्रेन। और इसके साथ हम देख लेते हैं, उस दिन हमने सिसिली द्वीप के बारे में बताया था। तो ये देखिए ये इटली है, और ये भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है इटली की। यहीं पे आप देखेंगे तो सार्डिनिया, कॉर्सिका और ये जो है सिसिली द्वीप पड़ते हैं। तो ये जो सिसिली द्वीप है इसी पे आपको मिलेगा पिपारी, और यहीं पे आपको मिल जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिसको हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और ये भी हमें जानना चाहिए कि हमारा भारत देश काफ़ी सालों तक, इवन ये कहें कि कई मतलब 300-400 सालों तक गुलाम रहा। तो जिन कंट्रीज़ का गुलाम रहा उनके बारे में भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले जो भारत देश में समुद्री मार्ग को खोज करने वाला यात्री था वो कहाँ से आया हुआ था, तो वो पुर्तगाल से आया हुआ था। तो उसकी जो पुर्तगाल की लोकेशन है ये कहाँ आपको मिल जाएगी, इसकी लोकेशन यहाँ मिल जाएगी। और जो यूनाइटेड किंगडम है जिसने हम लोगों का खून चूस लिया उसकी लोकेशन यहाँ पे है। अगर हम लोग इसमें आयरलैंड को भी शामिल कर लेते हैं तो ये हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और इसके साथ एक और कंट्री है, जैसे इटली को हमने देख ही लिया, और फ्रांस का भी हमारे भारत देश पे कब्जा रहा है। तो ये रहा हो फ्रांस की लोकेशन। और जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगाल और फ्रेंच इन लोगों ने भारत देश पे इतने सालों तक कब्जा करके रखा, और ये दोनों आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, तो बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। इनके भी बहुत सारी फेमस कंट्रीज़ हैं, जैसे इसमें पोलैंड आपको मिल जाएगा, जर्मनी मिल जाएगा, साथ में यहाँ आप देखेंगे नीदरलैंड मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। और नॉर्थ सी यहाँ पे देख लिए। तो ये सब तो मैंने एक ओवरव्यू बता दिया है आपको, आप इसको मैप में अच्छे से लोकेट करिएगा। आप जानना चाहिए एक एक कंट्रीज़ के बारे में हमें, चूँकि इसमें सारी कंट्रीज़ यहाँ दिखाई भी नहीं जा सकती क्योंकि यूरोप में 44 कंट्रीज़ हैं और क्षेत्रफल बहुत कम है, तो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बताया गया है हमको, किसके बारे में, मतलब लूसेंट की बुक में जो कुछ बताया गया हम उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने यूक्रेन के बारे में बताया। अभी हमने आपको यूक्रेन की लोकेशन भी दिखा दी है। जो यूरोप का यूक्रेन गणराज्य है ये विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, और इसको विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। अगर हम देखें जो इटली है, इटली की भी लोकेशन हमने अभी आपको दिखाई। ये दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है, यानी कि सेकंड है, सेकंड। और फर्स्ट फिर मेरे ख्याल से स्पेन आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे शराब वगैरह बहुत ज़्यादा निकलती है, और वो
अंगूर की शराब वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। सेकंड पे तीसरा पॉइंट है कि जो राइन नदी है उसका जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है। और जर्मनी में अवस्थित जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है एग्जैक्टली? ये पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? तो जंगल मत समझिएगा, ये है पर्वत यानी कि माउंटेन। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये राइन नदी के किनारे पर स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। राइन नदी तो आए दिन पूछी जाती रहती है। आगे देखते हैं, यूरोप का जो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है वो कौन सा है? ओरिएंट रेल मार्ग है। और ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक यह जाता है। क्या नाम है इसका? ओरिएंट रेल मार्ग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? रूस। यानी क्या जो यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है रूस। इवन पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एरिया वाला मतलब कि कंट्री है वो रूस ही है। और हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप में स्थित है ये। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ज़्यादातर तो इसकी जो लोकेशन है वो एशिया में मिलेंगी, लेकिन ये यूरोप में भी इसके कुछ हिस्से हैं और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, यानी कि ये यूरोप का सबसे ज़्यादा एरिया वाला कंट्री है। आगे हम देखते हैं, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है और फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। तो कुछ उपनाम हैं जो कंट्रीज़ को दी जाती हैं, तो देख लीजिएगा। सूरा और सुंदरियों का देश फ्रांस को कहते हैं। फ्रांस है, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में जो है स्पेन आ रहा था, आई एम सो सॉरी उसके लिए। फ्रांस है वो। और आगे देखते हैं, यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों से घिरा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और तीन ओर से ये महासागर से किन सागरों से घिरा हुआ है? तीन ओर से सागर से। तो देख लेते हैं कौन कौन से सागर से घिरा हुआ है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये सबसे ऊपर तो ऊपर आप देखेंगे कि आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। जो यूरोप है वो सबसे ऊपर आप देखेंगे ये आर्कटिक महासागर से ही घिरा हुआ है। इसके आप अगर साउथ में देखेंगे तो ये मतलब मेडिटेरेनियन सी है। और अगर इस साइड देखेंगे यानी वेस्टर्न साइड देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा। अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, अटलांटिक ओशन। तो सबसे नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन। और वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन। और इसका जो साउथ वाला रीजन है यानी सदर्न रीजन में आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। तो ये तीन ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप का जो फिनलैंड है इसको क्या कहते हैं? इसे झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड सबसे ऊपर स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, मतलब दिखा दिए थे आपको इसकी लोकेशन। अगर हम देखें जो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत है ये आपको कहाँ मिलेंगे, मतलब ये कैसे पर्वत हैं? तो ये भ्रंशोत पर्वत हैं, इनको याद रखना है। और ब्लैक फॉरेस्ट और जो हार्ज पर्वत है ये आपको मैप में देखना चाहिए। आगे देखते हैं, जो इटली है इसको यूरोप का भारत कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है और साथ में यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। तो दो चीज़ें यहाँ क्लियर हो रही हैं कि इटली जो है वहाँ पे आल्प्स पर्वत है और जो आल्प्स पर्वत है वो हिमालय की तरह है, यानी कि जैसे हमारे भारत देश का हिमालय है वैसे ही आल्प्स है यूरोप का। अगर हम देखें जो यूरोप है वहाँ पे जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो इटली और स्वीडन में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का विकास हुआ है। फ्रांस को क्या कहते हैं? तो फ्रांस को वाइनयार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश भी कहा जाता है। और जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो इसको जो है आप देखें चैनल एग्जैक्टली क्या होता है? तो पानी का एक क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग चैनल कह देते हैं। अब जैसे मतलब जल संधि होती है, स्थल संधि होती है, तो ये सारे लोग क्या करते हैं? जैसे जो जल संधियां हैं वो दो महाद्वीपों को अलग करती हैं और साथ में दो महासागरों को जोड़ देती हैं। तो वैसे ही चैनल भी कुछ और नहीं है, वो भी पानी का ही क्षेत्र होता है, थोड़ा मतलब कि उसका विस्तार ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, जो डोवर जलडमरू मध्य है, इससे जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। अब जब हम लोग यहाँ इसमें दिया हुआ है, जब जलडमरू मध्य वगैरह देखेंगे तो उसको मैप में लोकेट करते हुए चलेंगे। अगर हर एक चीज़ जो है मैप में लोकेट करेंगे तो ये तो मैपिंग की क्लास हो जाएगी। आगे देखते हैं, इस रेलवे सुरंग की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो 50.45 किलोमीटर है और इसकी गहराई 75 मीटर मिल जाएगी। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ था और 14 नवंबर 1994 से
यात्री सेवा स्टार्ट हुई। आगे फिर हम देखेंगे जो गल्फ स्ट्रीम है ये क्या है, तो ये एक जलधारा है, इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। और गर्म कंबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है जो बर्फ़ होती है उसको पिघला देती है। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, यानी प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, तो स्विट्ज़रलैंड को। और यूरोप जो है इसको मरीज़ यानी कि यूरोप का मरीज़ किसको कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं। और ये ब्लैक सी और जो मेडिटेरेनियन सी है इसके मध्य अवस्थित है कौन, तुर्की। अभी इसका नाम चेंज हो गया है तुर्की का, अभी इसका नाम चेंज हो करके क्या रख दिया गया है, तुर्की रख दिया गया है। आगे देखते हैं जो मरमरा सागर है वो तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, और ये यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। तो जैसे मतलब कि रूस है ये यूरोप और जो है एशिया दोनों में है, वैसे ही तुर्की की भी स्थिति आप देखेंगे तो यूरोप और एशिया दोनों में है। लेकिन चूंकि इसकी राजधानी तुर्की में जो राजधानी है अंकारा वो कहाँ मिलेगी, तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में मिलेगी। जो नीदरलैंड है इन्हें डच भी कहा जाता है। इन्होंने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बना करके समुद्र से भूमि की प्राप्ति की है। इन तटबंधों को क्या कहा जाता है, इन्हें हाइक कहा जाता है। और इस प्रकार से जो भूमि प्राप्त होती है उनको पोल्डर कहते हैं। जो आल्प्स पर्वत है उसका आप सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखेंगे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड और जो इटली है इसके बीच क्या है, तो इसके बीच मतलब कि ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मिल जाएगा, और इसी की वजह से वहाँ पे रास्ता मिलता है एक दूसरे के मतलब एक दूसरे देश में आने जाने का। किन के मध्य है, स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। फिर हम देखेंगे पहाड़ों के मध्य जो मतलब कि रास्ता होता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। अगर देखें ऑस्ट्रिया और इटली के बीच क्या है, तो ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य में आपको ब्रेनर दर्रा मिलेगा, इसकी वजह से मार्ग प्रदान करता है ये आने जाने का। जो पैरेनीज पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्रांस, ऐसे नहीं पूछता कि फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सीमा बनाता है, सीधे ये पूछ लेता है कि जो पैरेनीज पर्वत है वो किन के मध्य सीमा बनाता है, तो ये हो जाता है हमारा फ्रांस और स्पेन। अगर हम देखें कि विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे जो रेल मार्ग है वो कहाँ है, तो वो लंदन और पेरिस के मध्य है। लंदन कहाँ है, यूके में, जबकि जो पेरिस है वो फ्रांस में। अभी हाल ही में फ्रांस में या ये कहें कि पेरिस में ओलंपिक हो रहा है, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारी जो मतलब प्लेयर हैं विनेश फोगाट जी जो कि कुश्ती करती हैं, उन्हें तो मतलब उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया था, पर केवल 100 ग्राम जो है उनका वेट ओवर वेट हो गया है। दैट मीन्स 50 केजी में हो रहा था, 50 केजी 100 ग्राम उनका वेट है, इस वजह से उनको ओलंपिक से ही बाहर कर दिया गया है। मतलब एक छोटी सी भूल 100 ग्राम मतलब क्या मैटर करता है, लेकिन गेम वगैरह में बहुत मैटर करता है। 100 ग्राम की वजह से वो पूरा का पूरा उनकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, पेरिस ओलंपिक से ही बाहर हो गई, वरना एक सिल्वर मेडल तो कम से कम उनके हाथ में था ही। खैर आगे देखते हैं। जो पोह नदी है इसको इटली की गंगा कहा जाता है। आगे देखेंगे जो फ्रांस की सीन नदी है ये कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, तो जो फ्रांस की सीन नदी है ये इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बनाती है। फ्रांस की जो मतलब कि फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से अगर हम देखें तो लघु यूरोप कहा जाता है, यानी कि फ्रांस को क्या कहते हैं, तो लघु यूरोप कहते हैं। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और इसे किसानों का देश साथ में समुद्रों की रानी भी कहते हैं। तो ये जो उपनाम है जैसे किसानों का देश, समुद्रों की रानी, तो ये सारे ना डायरेक्टली उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे का जो स्वेलबार्ड द्वीप है यहाँ पे आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। कहाँ पे, नॉर्वे के स्वेलबार्ड में। नॉर्वे की लोकेशन मैंने आपको दिखाई है। जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन का भी दिखा दिए हैं। इसके अंदर कौन कौन आता है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो कि क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में है। उत्तरी जो आयरलैंड है उसके सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि के द्वारा, इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि के द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। अगर हम देखें जो जॉर्जिया और आर्मेनिया या अजरबैजान है इसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो इसको संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। किनको किनको काकेशस कहते हैं, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को काकेशस राज्य कहा जाता है, काकेशस राज्य, याद रखिएगा। आगे देखते हैं जो मॉस्को है इसको 5 सागरों का पत्तन कहते हैं, यानी कि जो मॉस्को है रूस की राजधानी,
उसमें आप देखेंगे कि 5 जो सागर हैं उनकी जो सीमा है वो उससे लगती है और वहाँ पे बंदरगाह है यानी कि पत्तन है, इसी वजह से इसको 5 सागरों का पत्तन कहते हैं। और ये सागर कौन कौन से हैं ये भी बताया गया है। जो कैस्पियन सागर है, हालांकि ये एक झील है लेकिन यहाँ इसको कैस्पियन सागर कहा जा रहा है। ब्लैक सी और इसके साथ साथ बाल्टिक सी, खेत सागर और लाडोगा झील। तो इन सारे जो ये मतलब कि जल क्षेत्र हैं यहाँ पे पत्तन यानी कि बंदरगाह बनाए गए हैं। अगर हम देखें एंटवर्प यानी कि जो बेल्जियम है वो विश्व का हीरा व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये भी याद रखने लायक चीज़ है। अगर हमसे कोई पूछे जो डोनेट्स्क है ये यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश पीसीआस 2023 में पूछा गया है, उसके पहले भी ये चीज़ पूछी गई है। तो जो डोनेट्स्क है ये यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है और ये जो है यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है। जबकि जो डोनबास क्षेत्र है ये भी इसी मतलब इसकी भी पहचान किससे की जाती है, तो डोनेट्स्क से ही डोनबास क्षेत्र की भी पहचान की जाती है। ये मैंने एक और मैप लगा दिया है बस जानने के लिए, ताकि पता हो कि कितने जो है महाद्वीप हैं और यूरोप की जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो ये हमारी यूरोप की लोकेशन है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो ये आगे देखते हैं और क्या है। अब ये दरअसल 1-2 पॉइंट और है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। आगे देखते हैं जो मास्को है इसको 5 महासागरों का पत्तन कहते हैं, तो ये दोबारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये हमने देख लिया अफ्रीका महाद्वीप। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। ये चूँकि हम लोग मैपिंग नहीं देख रहे हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा मैप में फोकस नहीं कर सकते। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बुक में दी हुई है हम केवल उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। आपका ये खुद ही फर्ज बनता है कि आप एक बार जा कर के मैप में लोकेट कर लें चीज़ों को। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हालांकि मैप से और मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी उन्हें मैंने आपको खुद ही बता जाता है। अब हम देखते हैं अपना प्यारा अफ्रीका महाद्वीप। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको अब हम देखेंगे। ये अफ्रीका का फिगर है, फिगर दैट मीन्स मैप है। और इसमें हम देखेंगे जो अफ्रीका है उसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप। और इसमें सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं। जैसे कि हमने यूरोप में देखा, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें आप देखेंगे टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। 54 जो कंट्रीज़ हैं वो टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये मैप दिया हुआ है, इसमें आपको हर एक चीज़ बहुत साफ साफ नहीं दिखेगी। आप एक बड़ा सा मैप लीजिए या गूगल पे मैप डाउनलोड करिएगा, उसमें सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि अफ्रीका का जो कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उनकी जो राजधानी है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो RO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अफ्रीका की कंट्रीज़ से क्वेश्चन बने हुए थे। तो हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्रफल के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे आता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में एशिया है, उसके बाद हमारा अफ्रीका ही आता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये सेकंड पोजीशन पे आता है। और अगर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अफ्रीका है उसका हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, तो जो इसका नाइजीरिया है वो हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो ये नाइजीरिया की लोकेशन आपको दिखा दे रहे हैं। ये आप जो लोकेशन देख रहे हैं ये नाइजीरिया की लोकेशन है और यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन निवास करती है अफ्रीका की। और सबसे जो कम मतलब कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो सबसे कम जनसंख्या आपको इसमें सेशल्स की मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि मैंने ये बता दिया जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी दूसरे नंबर पे आता है। ये सारी चीज़ें हो गई। और पूरे वर्ल्ड में जो महाद्वीप हैं इसमें आप देखेंगे कि जो 20.2% एरिया है वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिल जाए। आपने एक नहर का नाम सुना होगा जिसका नाम है कौन सी नहर, तो स्वेज नहर इसको कहते हैं। स्वेज नहर, जो स्वेज नहर है उस पे किस जो है मतलब कि कौन सा देश है जिसका अधिकार है, तो ये हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट को क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। आपने पिरामिड वगैरह का नाम सुना होगा, तो जो मिस्र के पिरामिड हैं वही है ये गीजा के पिरामिड, जो मम्मी वगैरह हैं ये आपको इसी कंट्री में मिल जाएंगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं और कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जो बता दूं। अब जैसे आप देखेंगे जो अफ्रीका कंट्री है उससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जैसे ये जो है इससे आप देखेंगे कि 0 डिग्री भी गुजरती है, 23.5 डिग्री यानी कि जो कर्क रेखा है वो भी गुजरती है, और जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री मतलब साउथ वो भी। यानी कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आप देखेंगे कि तीनों रेखाएं क्रॉस करती हैं यानी कि गुजरती हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हम देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है हमें
लूसेंट की बुक में अफ्रीका के बारे में। तो देखिए कि क्या बता रहे हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, मैंने बता ही दिया है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। हाँ, तो ये ज़रूर बता देते हैं। अब जैसे आप ये अफ्रीका का मैप देख रहे हैं, यहाँ नहीं, दूसरा वाला मैप मैं दिखाती हूँ। अब जैसे ये अफ्रीका है, ये जो मैप है ये आप देख रहे हैं अफ्रीका का मैप, और ये है हमारा यूरोप का मैप। यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, ये जो आप सी देख रहे हैं यही है मेडिटेरेनियन सी, और यहीं पे काट करके स्वेज नहर बनाई गई है, स्वेज नहर। और ये मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। और ये जो आप नीचे पानी देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये है लाल सागर, लाल सागर। तो ऐसे पूछा जाता है कि जो स्वेज नहर है वो किनको जोड़ती है, तो वो भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो हमने देखा ये क्या है, ये है मेडिटेरेनियन सी, और ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसमें जाने के लिए एक जल संधि है अटलांटिक, और ये जो अटलांटिक सागर और ये जो भूमध्य सागर है इनके मध्य एक जल संधि है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि इसको बोला जाता है। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और आगे हम देखते हैं कि ये जो जिब्राल्टर जल संधि है इसके द्वारा, या ये कहें कि जो मेडिटेरेनियन सी है यानी कि जो भूमध्य सागर है ये किनके किनके मध्य में आता है, तो ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इनके मध्य में आप क्या देखेंगे, तो भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के द्वारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये यूरोप कॉन्टिनेंट से पृथक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और स्वेज नहर को लेकर के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जैसे कि जो स्वेज नहर है इसमें आप देखेंगे दो पोर्ट हैं, एक तो पोर्ट स्वेज है और एक पोर्ट सईद है। तो मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि पोर्ट सईद नीचे है या फिर पोर्ट स्वेज, तो मैं इसको बता के फिर से कुछ रॉन्ग नहीं बताना चाहती, आप चेक कर लीजिएगा कि जो हमारा स्वेज नहर है तो इसी में, कि पोर्ट सईद और जो पोर्ट स्वेज है ये इसी में है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि स्वेज जो पोर्ट स्वेज है वो नीचे है या फिर ऊपर है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब हम आगे देखते हैं अपना, तो विश्व का दूसरा जो है महाद्वीप है सबसे बड़ा, ये बता दिया। ये जिब्राल्टर जल संधि के भी बारे में बता दिए आपको, जो जिब्राल्टर जल संधि है इसके बारे में भी बता दिए कि इसके द्वारा ये यूरोप से पृथक होता है कौन, तो अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम देखें जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पूर्व में आपको हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर मिल जाएगा। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है विक्टोरिया, इससे होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो विषुवत रेखा गुजरती है। और विषुवत रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहा जाता है। और इसके साथ साथ तो विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है, और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी, यानी कि जो लेक विक्टोरिया है ना उससे सबसे लंबी नदी जिसका नाम नील नदी है वो निकलती है। और ये नदी फिर सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जा कर के गिर जाती है। तो जो अफ्रीका है यहीं पे आप देखेंगे सहारा, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा का रेगिस्तान है, लगभग 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है अफ्रीका के। आगे देखते हैं अफ्रीका में जो बुशमैन है यानी कि कालाहारी जो मरुस्थल है अफ्रीका का, वहाँ पे आपको बुशमैन जनजाति मिल जाएगी। जबकि जो कांगो बेसिन है यहाँ पे आपको पिग्मी जनजाति मिलेगी, साथ में जो बद्दू जनजाति है ये सहारा के मरुस्थल में मिल जाएगी। और ये तीनों आदिम जनजातियाँ हैं। अगर देखें सहारा में पाई जाने वाली जो तुआरेग जनजाति है ये क्या काम करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये विदेशी जो पर्यटक हैं उनको मार्गदर्शक का काम करती है, यानी कि रास्ता दिखाने का काम तुआरेग जनजाति के द्वारा किया जाता है। जबकि बुशमैन कालाहारी में पाए जाते हैं बुशमैन, पिग्मी और बद्दू, ये आदिम जनजातियां हैं। तो हम देखते हैं 13 सितंबर 2012 को जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है यानी कि WMO, इन्होंने करीब जो 90 वर्षों एक रिकॉर्ड बना हुआ था अल अजीजिया जो कि लीबिया में है, वहाँ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। और अभी वर्तमान में कौन सबसे गर्म स्थान है पूरे वर्ल्ड में, तो वो हो जाएगा जो US है उसकी कैलिफोर्निया में डेथ वैली का एक क्षेत्र है ग्रीनलैंड रेंज, इसको हाईएस्ट जो है टेम्परेचर वाला स्थान रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ का टेम्परेचर कितना है 56.7 डिग्री सेल्सियस। और इसको कब मापन इसका किया गया था, तो 10 जुलाई 1913 को। आगे देखते हैं जो अफ्रीका की कांगो नदी है
यानी कि जो अफ्रीका की एक नदी है जिसका नाम है कांगो, ये विषुवत रेखा को यानी कि 0 डिग्री को 2 बार क्रॉस करती है यानी कि काटती है। साथ में जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो जो लिम्पोपो नदी है वो आप देखेंगे दक्षिण साइड में है, अफ्रीका के दक्षिण में है, जबकि जो कांगो रिवर है ये आपको मतलब एकदम नॉर्थ में नहीं मिलेगी, मिडिल में मिल जाएगी अफ्रीका के। अब हर एक चीज़ को मैप में कैसे दिखाऊं, वरना दिखा सकते थे इसको भी। अगर हम देखें जो लाल सागर है, लाल सागर ये अरब, ये अबर लिखा हुआ है जबकि ये अरब है। अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच एक संकीर्ण अंतर्देशीय सागर है और ये स्वेज मिस्र से दक्षिण पूर्व में लगभग 1930 किलोमीटर तक जो बाबल मंडेव जलडमरू मध्य है यहाँ तक फैला हुआ है। ये मंडेव को बाबल मंडेव कहते हैं। आगे देखेंगे ये अदन की खाड़ी से और फिर अरब सागर से जुड़ जाता है। लाल सागर जो है ये आपको मिस्र, सूडान और इरिट्रिया के तटों पर, ये जो लाल सागर है ये मिस्र, सूडान और इरिट्रिया के तटों को सऊदी अरब और यमन के तटों से अलग करता है। साथ में जो लाल सागर है इसमें आप देखेंगे कि नदियों से जल का प्रवेश नहीं हो पाता है। कहाँ से होगा, किसी भी नदी का वहाँ जो है मतलब है ही नहीं मुहाना। इससे में क्या होती है कि इसमें वर्षा भी बहुत ही कम होती है और साथ में इसी कारण ये हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। किसके बारे में बात हो रही है, तो रेड सी के बारे में। अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है, जो अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र है ये जेब्रा और जिराफ जानवर के लिए फेमस है। और जो अफ्रीका है वो उसका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान वेल्ड कहलाता है। तो अफ्रीका में आपको उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार के घास के मैदान मिलेंगे। तो जो उसका नॉर्थ यानी कि मिडिल वाला क्षेत्र है वहाँ पर आपको सवाना घास के मैदान मिल जाएंगे, जबकि जो उसका साउथ वाला रीजन है इसमें आपको वेल्ड घास के मैदान मिलेंगे। अगर हम देखें कि जो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो क्या है, तो केप कायरा रेल मार्ग है और ये अफ्रीका गणराज्य को केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक ले जाता है। हम देखें मिस्र में जो स्वेज नहर है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है और इस नहर को कब बनाया गया था, तो 1869 में। इसके कारण यूरोप से जो भारत आने का मार्ग था उसमें 7000 किलोमीटर दूरी की बचत हो जाती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। मिस्र के द्वारा 1956 में इस नहर का फिर राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर हम देखें कि जो स्वेज नहर है इसके दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज, तो ये मिल गया जहाँ वो हम कंफ्यूज हो रहे थे वहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा मिल ही गया कि जो स्वेज नहर है उसके दक्षिणी छोर मतलब जो इसका सदर्न रीजन है या सदर्न इलाका, यानी कि जो हमारा स्वेज नहर है इसके साउथ में क्या मिलेगा, तो इसके साउथ में आपको पोर्ट स्वेज मिलेगा, पोर्ट स्वेज, जबकि इसके नॉर्थ में आपको पोर्ट सईद मिल जाएगा। क्या है ये, बंदरगाह। अगर हम देखें कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया आपको मिल जाएगी और शुतुरमुर्ग जो चिड़िया होती है काफ़ी मतलब कि लंबी होती है। सबसे बड़ा अंडा देने वाली चिड़िया ये होती है शुतुरमुर्ग। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें जो किम्बरले है अफ्रीका में, ये कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो बोत्सवाना जो है, ओरापा बोत्सवाना का एक क्षेत्र है। ओरापा बोत्सवाना एक कंट्री है, उसका एक क्षेत्र है ओरापा। वैसे ही दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री है, उसका एक क्षेत्र है किम्बरले की खान। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यानी कि अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन कौन सी खान से किया जाता है, तो किम्बरले खान से किया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो हीरा आपको मिलता है वो बोत्सवाना की ओरापा खान में मिलता है। और जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है 3106 कैरेट का, इसको दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से निकाला गया था जनवरी 1905 में। सर थॉमस कुलिनाज ने इसकी खोज की थी। किसने, तो सर थॉमस कुलिनाज ने। इसका नाम भी इसीलिए कुलिनान हीरा रखा गया है। अगर हम देखें जो उत्तर अफ्रीका है या उत्तरी अफ्रीका, इसमें विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा जो है वो स्थित है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित एक प्रमुख झील है। जो चाड झील है ये इसी सहारा मरुस्थल में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है और इसके साथ देखेंगे जो टैफिला लेट है मरुउद्यान, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मोरक्को में मिल जाएगा। इन सब की लोकेशन ज़रूर एक बार मैप में देख लीजिएगा। और जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है और ये आपको अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित मिलेगा। इसके साथ साथ ये एक नवीन वलित पर्वत का भी उदाहरण है।
तो जो हमने देखा ये जो अल्जीरिया है ये एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट टॉपकल इसकी सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट पीक है। अगर देखें कि ये स्थिति कहाँ है तो ये दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। जो हाईएस्ट पीक किसकी? जो हमारा एटलस पर्वत है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट टाउबकल। और ये किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा एटलस पर्वत कई बार पूछा गया है। अगर हम देखें जो एबीसिनी पठार है ये कहाँ मिलेगा? तो ये अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी भाग है यानी कि हार्न ऑफ अफ्रीका भी मैंने आपको दिखाया भी था। इसमें स्थित आर्कियन युग की संरचना है। किसको की बात हो रही है? तो एबीसिनी पठार की बात हो रही है। ये पठार आपको मुख्य रूप से इथियोपिया में स्थित मिलेगा। और ये जो एबिनिसिया लिखा हुआ जबकि ये एबिसिनिया होना चाहिए था। एबिसिनिया जो है वो इथियोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा है। ये एबिसिनिया है, एबिनिसिया नहीं है। हम देखें जो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है, दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है वो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसको स्वर्ण नगर, जो किम्बरले की खान है उसको हीरो का नगर कहा जाता है। यानी कि जो जोहान्सबर्ग है वहाँ से स्वर्ण का उत्पादन यानी सोने का खनन किया जाता है, जबकि जो किम्बरले की खान है वहाँ से आप हीरे का खनन करते हैं, या आप क्या करते हैं? लोग करते हैं। अफ्रीका का दो देश जिसका नाम है कोट डे आइवर और घाना, ये जो है कोको उत्पादन के रूप में विश्वविख्यात हैं। तो कोको से क्या बनता है? चॉकलेट वगैरह खाने में लोग बहुत तेज होते हैं, तो उससे मतलब कि इसी कोट डे आइवर और घाना में कोको उत्पादक जो है क्षेत्र है। और अभी जो आईएएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही चीज़ पूछी गई थी कोट डे आइवर के बारे में, कोको उत्पादन को लेकर के। अगर हम देखें दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। तो क्रोमियम का जो है 90% उत्पादक कौन है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लॉमफॉन्टेन, कुछ ज़्यादा ही देखने में अच्छी है, ब्लॉमफॉन्टेन। तो आगे देखेंगे अफ्रीका में जो सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश है वो कौन सा है? ये कीनिया नहीं होना चाहिए था, मेरे ख्याल से केन्या है। केन्या या ये कहें कि अंग्रेजी में तो इसको केन्या ही कहते हैं, हिंदी में कीनिया बोल रहे हो। आगे देखते हैं अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो ये ट्यूनीसिया है। जबकि जो स्टेनली जलप्रपात है ये कांगो नदी पर, और जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये आपको जाम्बेजी नदी पर मिल जाएगी। तो इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और जो नील नदी का उद्गम स्थल है ये विक्टोरिया झील से होती है। नील नदी पे एक डैम बना हुआ है आशवान डैम, और ये जो आशवान डैम है ये मेरे ख्याल से सूडान में है। आगे देखते हैं मध्य अफ्रीका में बहने वाली जो जायरे नदी है वो भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहा करके अटलांटिक महासागर में ले जाती है, और इससे इसके अंतिम भाग में क्या कहते हैं? कांगो नाम से जानते हैं। जो जाम्बिया है वहाँ पे एक नदी है जाम्बेजी, और इस पे करीबा बांध बनाया गया है। ये अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा करने में मतलब इसके लिए प्रसिद्ध है, जल विद्युत पैदा करता है। अगर हम देखें जो नील नदी है इस पे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है वो काहिरा है, और मिस्र में ये आता है काहिरा, मिस्र की राजधानी है दरअसल काहिरा। आगे देखते हैं जो दक्षिण अफ्रीका है वो टोटल 6 देशों जिसमें आपको अंगोला मिलेगा, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इनको फ्रंट लाइन स्टेट्स यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। किनको किनको? तो अंगोला को, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे फ्रंट लाइन स्टेट्स कहलाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसको इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। इसमें जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती नामक देश आते हैं। साथ में जो भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीकी महाद्वीप है इसके देश कौन से हैं? गैबोन है, कांगो है माने कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। तो अगर हम देखें जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके देश कौन कौन से हैं? गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। और ये कहाँ पे बसे हुए हैं? तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे आपको मिल जाएंगे गैबोन, कांगो और युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया, चाहे कीनिया कहिए या केन्या। अगर हम देखें जो अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश है वो कौन सा है? वही मिस्र है। और मिस्र के जो किसान हैं इनको क्या कहा जाता है? फिल्लाह कहा जाता है।
गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? तो गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना को जाना जाता है। अफ्रीका में जो सीशल नामक पौधे हैं, इससे जूट पैदा होता है। अगर हम देखें अफ्रीका को क्या कहते हैं, तो अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर हम देखें कि जो अफ्रीका है, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। और अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो अफ्रीका का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो लीबिया है। और ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है अफ्रीका का। अगर हम देखें जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें एक नदी है नाइजर, इसको पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क मकरवत जो मतलब कि विषुवत है, तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। कांगो जो है तो अफ्रीका का देश है। कांगो, इसको क्या कहते हैं? वनों का देश कहते हैं। विश्व में जल विद्युत शक्ति की जो संभावित क्षमता है, ये आपको सबसे अधिक इसी जो है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में जो कांगो देश है, इसी में मिल जाएगी। किसकी? तो विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता। जो किलिमंजारो है, इसके पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि किनके द्वारा की जाती है? तो छग्गा एक जनजाति है, छग्गा जनजाति, इनके द्वारा की जाती है। जो दक्षिण सूडान है, दक्षिणी सूडान, सूडान जो है पहले एक ही था, उसमें विभाजन हो गया है, तो अभी वर्तमान में 2 सूडान हो गए हैं, एक नॉर्थ सूडान, एक साउथ सूडान। तो आपसे साउथ सूडान की बात की जा रही है। ये जो है अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है। इसको यूएनओ का 193 नंबर का सदस्य बनाया गया है और ये 9 जुलाई 2011 को ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। और यहाँ पे ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है और ईसाई बहुल देश की जो राजधानी है वो क्या है? जूबा। तो ये रहा अफ्रीका का जो भी मतलब लूसेंट में जो भी दिया हुआ था अफ्रीका के बारे में, वो हमने देखा। कुछ और भी चीज़ें थी जो हमने मैप में भी डिस्कस की। अगर कुछ गलती से रॉन्ग बता दिया हो तो उसके लिए सॉरी, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो ध्यान रखा है कि चीज़ें सही ही बताएं, लेकिन कभी कभी ह्यूमन एरर की वजह से कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय माइंड थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करता है। तो चलिए, ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और सब कुछ अच्छे से समझा होगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बोलें, सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें, उनको फ़ायदा ही होगा। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।